दोपहर के 1:30 बज रहे थे और रीमा अभी अभी रोहन अपने 2.5 साल के बेटे को चावल दाल खिलाकर अपने बेड पर लेटी थी। अभी अभी रीमा की आंखें लगी थी कि नीचे से चिल्लाते हुए दुकान का स्टाफ आया और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अपना बाबू गिर गया, अपना बाबू गिर गया। आवाज़ सुनकर रीमा झट से अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखा सासू माँ और जेठानी दोनों आगे बालकनी की तरफ भाग रही थी। रीमा भी बिना देर किए उसी ओर दौड़ी। बालकनी से नीचे झांक कर देखा तो बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। सब आपस में शॉक्ड होकर बात कर रहे थे, जिसे देखकर रीमा का मन काफ़ी घबरा गया, क्योंकि अभी अभी 2.5 साल का रोहन नीचे गया था ये कहकर कि मैं नीचे दादाजी के पास जा रहा हूँ। नीचे इतने सारे लोगों का जमावड़ा और चहलकदमी देखकर रीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसलिए वो भागकर सीढ़ियों पर गई और जब उसकी नज़र सामने नीचे की सीढ़ियों पर गया तो जैसे ही वो 2 पल के लिए बेसुध सी हो गई। नीचे का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। नीचे वाली सीढ़ी पर पापा जी, सीमा के ससुर, खून से लथपथ रोहन को गोद में उठाए खड़े थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ अनर्थ हो गया हो। पल भर के लिए रीमा को लगा उसकी सारी दुनिया ही उजड़ गई हो। रोहन को यूं खून से लथपथ देखकर उसके तो जैसे प्राण ही सूख गए और ऊपर से पापा जी का वह स्तब्ध चेहरा किसी अनहोनी का की तरफ इशारा कर रही थी। ये सब देखकर पल भर के लिए उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए सीढ़ियों के नीचे भागी। फिर उसने रोहन को छूकर देखा तो उसकी सांस में सांस आई। रीमा के हाथों का स्पर्श मानो रोहन के लिए अमृत तुल्य था। इसलिए रोहन भी पल भर के लिए अपनी आंखें खोलकर अपनी माँ की तरफ देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लिया। स्थिति काफ़ी गंभीर थी रोहन की, इसलिए सभी लोग रोहन को लेकर पास के डॉक्टर की ओर भागे। रीमा भी खाली पैर लोगों के पीछे जाने लगी, पर सबने उसे वहीं रोक दिया ये कहकर कि सासू माँ और ससुर जी गए हैं रोहन को लेकर, इसलिए तुम यहीं रुको। पर उन लोगों के ऐसा कहने पर भी रीमा खुद को रोक नहीं पाई और ऐसे ही नंगे पैर डॉक्टर के यहाँ जाने लगी। पर अब तक सभी लोग काफ़ी आगे जा चुके थे। चूँकि रीमा के लिए ये शहर बिल्कुल नया था, अभी मुश्किल से 3 साल ही हुए थे शादी को, इसलिए अकेले जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे अस्पताल की कोई जानकारी नहीं थी और ऐसे में वो जाती भी तो उसे मुश्किल होता ढूंढना। इसलिए रीमा बेचैन मन से वापस घर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते अपनी जेठानी को बोली, दीदी मुझे भी जाना है रोहन के पास, कैसे भी करके मुझे जाना है। अभी वो रो ही रही थी कि दुकान का स्टाफ आया और बोला, नज़दीक के सारे डॉक्टर ने रोहन का इलाज करने से मना कर दिया है, उसे सरकारी अस्पताल में ले जाने को कहा गया है। इसलिए रीमा के सासू माँ और ससुर जी रिक्शा से रोहन को सरकारी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तभी जेठानी की नज़र उस ऑटो रिक्शा पर गया जिस पर रोहन को उसके ससुर ले जा रहे थे। जेठानी तुरंत उन्हें रुकने का इशारा की ताकि रीमा रोहन के साथ ही रहे। भागती दौड़ती रीमा रिक्शे के पास गई और अपने लाल को जो खून से लथपथ था उसे झट से गोद में ले ली और अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही रोहन को अपनी माँ के स्पर्श का एहसास हुआ, वैसे ही वो अपनी माँ के सीने से चिपक गया और फिर अपनी तोतली सी आवाज़ में रीमा से कहता है, मम्मा मुझे छोड़कर मत जाना,
मेरे पास भी रहना मम्मा। ऐसा बोलकर रोहन आंख बंद कर लेता है। इतना सुनते ही रीमा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। फिर हाँ मेरा बच्चा कहकर रोहन को सीने से लगा लेती है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे रोहन की हालत गंभीर होती जा रही थी। सिर में चोट लगी थी। चेहरे के आधे भाग चोट की वजह से सूज गए थे। आंखों में चोट लगने से एक आंख पूरी तरह से बंद हो गए थे। होंठ पूरे कट गए थे। और ऊपर से उसका ऐसा कहना मानो रीमा के लिए एक विपरीत कठिन समय था। रोहन को देख देखकर रीमा का मन काफ़ी घबरा रहा था। पूरे रास्ते वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही याद कर रही थी। बार बार भगवान से रोहन की लंबी उम्र की दुआ कर रही थी। सरकारी हॉस्पिटल घर से करीब 2 किलोमीटर दूर था और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना था, इससे पहले कि कोई अनहोनी ना हो जाए। अभी दिमाग में यह सब चल ही रहा था कि तभी रोहन को खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। वो बार बार लगातार खून की उल्टियाँ करने लगा। खून की उल्टियाँ इतनी ज़्यादा थी कि रीमा की साड़ी पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुकी थी। अब तक रोहन की हालत काफ़ी नाजुक होते जा रहा था। वो बार बार भगवान से रोहन के लिए जीवन की दुआ मांग रही थी। रोहन की गंभीर हालत को देखकर रीमा काफ़ी डरी हुई थी, पर उसे अपने भगवान पर विश्वास था कि रोहन को कुछ नहीं होगा। खैर आधे घंटे के बाद वह हॉस्पिटल के गेट पर पहुंची। इमरजेंसी वार्ड के बारे में पूछा तो कोई इधर बोल रहा था तो कोई उधर। काफ़ी लोगों से पूछने के बाद इमरजेंसी वार्ड मिला। रीमा रोहन को लेकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर आया, फिर आईसीयू में ले जाया गया रोहन को। थोड़ा बहुत देखा और बोला बच्चे वाले वार्ड में ले जाओ। रोहन अभी भी खून की उल्टियाँ कर ही रहा था। जैसे जैसे डॉक्टर बोला वैसे वैसे रीमा करती गई। बच्चा वार्ड दूर था और टाइम भी कम था। रीमा भागती भागती रोहन को गोद में ले जा रही थी। तभी रीमा की सासू माँ आवाज़ देती है और कहती है रुको रीमा। रीमा को लगा शायद सासू माँ पीछे चल रही है इसलिए रुकने बोला होगा, या फिर रोहन को गोद में लेकर उन्हें चलना होगा, क्योंकि रीमा अब तक भाग भाग कर काफ़ी थक गई थी। बस यही सोचकर रीमा थोड़ा रुक गई, पर जब सासू माँ नज़दीक आई तो उसके मुंह से ऐसे शब्द निकले जिसकी कल्पना भी वो नहीं कर सकती थी। भला कोई ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसा कैसे बोल सकता है। वो तो सुनकर स्तब्ध थी। जब उसकी सासू माँ ने ये कहा, देखा फल मिल गया ना, भगवान दिखा दिया ना, और करो। ऐसे शब्द जिसकी कल्पना भी नहीं की थी रीमा ने, वो इस परिस्थिति में, वो भी उस परिस्थिति में जब उसका बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, वो भी उसकी दादी के मुंह से। वो तो बहुत चक्के रह गई, पर ये वक्त नहीं था ऐसे करे हुए वचनों के सवाल जवाब के लिए। इसलिए आंखों में आंसू लेकर फिर से रीमा तेज कदमों से चलने लगी, क्योंकि उसे अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाना था जो जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ था। एक तो रीमा फिर से प्रेग्नेंट थी। 3 महीने का बच्चा पेट में पल रहा था और ऐसी अवस्था में भी वो बिना कुछ सोचे समझे रोहन को लेकर भाग रही थी, और रोहन बीच बीच में खून की उल्टियाँ भी कर रहा था। सास की बातों को रीमा नज़रअंदाज कर तो दी थी, पर बातों से उसे बहुत तकलीफ हुई थी। कोई दादी ऐसा कैसे बोल सकती है अपने पोते के लिए।
वो तब जब बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी। अगले पल क्या होगा किसी को भी जरा सा भी आभास नहीं था। फिर भी रीमा की सास अपनी ओछी हरकत करने से चूकी नहीं। पता नहीं ये कैसे सोचती उनके अपने घर के चिराग के बारे में। धिक्कार है ऐसी दादी पर जो कुल के दीपक बुझने के बारे में सोच रही थी। तभी तो ऐसे उल्टे शब्द निकले थे उनके मुंह से। पर रीमा अडिग थी अपने बच्चे के लिए। यदि उसे उस समय कहा जाए मौत से लड़ने तो वो मौत से भी लड़ लेती। एक माँ अपने बच्चे के खातिर क्या नहीं करती ये कौन नहीं जानता। खैर रीमा को अभी ऐसी विषम परिस्थिति में सास की बातों में उलझना ठीक नहीं लगा था, क्योंकि जब वक्त खराब हो तो हर किसी की जली कटी सुनना ही पड़ता है। और ऊपर से जब आप ससुराल में हैं तब और भी सास की बातों को दरकिनार करते हुए रीमा हाफती हुई बच्चे वार्ड में पहुंची। रोहन को लेकर सीधा आईसीयू में गई और आईसीयू बेड पर लिटाया। डॉक्टर भी रोहन की अवस्था को देखकर परेशान हो गए। इतना छोटा बच्चा आखिर 2 मंजिला से नीचे गिरा तो गिरा कैसे। खैर अभी सवाल करने का वक्त नहीं था, इसलिए डॉक्टर फटाफट रोहन का जांच पड़ताल करने लगे। उसके बाद तुरंत रोहन को सीटी स्कैन के लिए भेजा गया ताकि उसके अंदर के जख्म का पता लगाया जा सके। उसके बाद सलाइन की बोतल में दवा डालकर चढ़ाया गया। फिर और सारे टेस्ट किए गए। इन सब के दौरान रीमा और उसके सास ससुर को आईसीयू के बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया। आईसीयू के बाहर खड़े खड़े रीमा का मन बड़ा बेचैन हो रहा था। मन में अजीबोगरीब सवाल उठ रहे थे, पर फिर भी रीमा लगातार भगवान से मन्नतें मांग रही थी, अपने बच्चे के जीवन के लिए, उसके सुरक्षित रहने के लिए। करीब 2-3 घंटे बाद रोहन को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया गया। वो अभी भी बेहोश था। डॉक्टर ने कहा अभी खतरे से खाली है, कुछ घंटों बाद रोहन को होश आ जाएगा। डॉक्टर के ये सब सुनने के बाद रीमा खुद को रोक न पाई और खुशी से रोते हुए जमीन पर बैठ गई और दिल से अपने भगवान को मन ही मन धन्यवाद दी। ऐसे तो खतरा पूरी तरह से टला नहीं था जब तक रोहन फिर से हंसने बोलने न लग जाए, पर एक भरोसा जरूर हो गया था कि रोहन अब ठीक हो जाएगा। हाँ, वक्त जरूर लगेगा, पर उसका बेटा उसकी नज़रों के सामने रहेगा। बस इसी उथल पुथल में कब रात के 10 बज गए पता भी नहीं चला। दोपहर 1:30 बजे से रात 10 बजे तक रीमा के तो जैसे प्राण ही सूख गए थे। इस दौरान उसने एक गिलास पानी तक भी नहीं पिया था। उसकी तो जैसे भूख प्यास ही मिट चुकी थी। अपने बेटे रोहन की गंभीर हालत देखकर तो वो भूल ही गई थी कि उसके कोख में एक और संतान पल रहा है। इसलिए थोड़ा सा पानी पीकर रीमा वहीं रोहन के बगल में बिस्तर पर किनारे लेट गई। रात के करीब 3-4 बजे रोहन को होश आया। होश आते ही रोहन ने धीमी आवाज में कहा, मम्मा मुझे भूख लगी है, दूध चाहिए। रोहन को गिरे 14-15 घंटे से ज़्यादा हो गया था। बच्चा इतने घंटों से भूखा ही था। गिरने के पहले थोड़ा सा चावल दाल खाया था बस। हॉस्पिटल में दूध का कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए रीमा वहीं पास में सोई सासू माँ को उठाई और सासू माँ से बोली, माँ जी रोहन को भूख लगी तो आप या भैया मतलब रोहन के बड़े पापा जो रात को वहीं हॉस्पिटल में रुक गए थे,
ताकि कोई ज़रूरत हो तो वो देख ले। उन्हें उठा दीजिए और बोलिए बाहर से दूध लाने, क्योंकि रोहन को बहुत जोरों की भूख लगी है। और वैसे भी सुबह भी हो ही गई है, तो अगल बगल में ग्वाला भी होंगे ही। रीमा के इतना बोलते ही सासू माँ गुस्से से बोली, विनोद नहीं जाएगा, वो रात भर सोया भी नहीं है, इसलिए उसे हम नहीं उठाएंगे। बच्चा थक कर सोया है और तुम उसके नींद में दखल डालने बोल रही हो, हम नहीं उठाएंगे। सासू माँ के शब्द सुनकर रीमा फिर से अचंभित रह गई, क्योंकि जेठ जी कोई बच्चे नहीं थे जिसे नींद से जगाया न जा सके। और तो और हॉस्पिटल में मर्दों को इसलिए तो रखा जाता है कि वक्त बेवक्त वो भाग दौड़ कर सके। खैर, सास के मुंह से ये सुनने के बाद रीमा सास को फिर से बोली, माँ जी भैया नहीं जाएंगे तो आप ही चले जाइए, पास में ही तो है, कहीं न कहीं दूध मिल ही जाएगा। रीमा के ऐसा बोलती ही सासू माँ चिढ़कर कहती है, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें सोने दो। ऐसा कहकर वो मुंह घुमाकर लेट गई। पर रीमा को अभी भी लग रहा था कि कैसे भी दूध का इंतजाम हो जाए ताकि उसका बच्चा भूखा न तड़पे। वैसे भी ऐसी अवस्था में कोई भी माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं छोड़ सकती थी, और ऊपर से रोहन अभी अभी होश में आया था। इसलिए रीमा कुछ सोची, फिर सासू माँ को बोली, यदि आप नहीं जाना चाहती भैया को, और भैया को भी आप नहीं उठाना चाहती, तो मैं खुद जाकर भैया को उठा देती हूँ। जेठ जी जो वहीं थोड़ी दूर पर वेटिंग रूम में सो रहे थे। रीमा के मुंह से ऐसा सुनते ही उन्हें रहा नहीं क्या, और वो रीमा को धमकी भरे लहजे में कहती है, देखो रीमा, तुमको जाना है दूध लेने तो तुम जाओ, लेकिन तुम यदि विनोद को उठाई तो तुम्हारी खैर नहीं, और हमसे बुरा कोई और नहीं होगा। और ना हमें जाना है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। ऐसा कहकर मुंह घुमाकर सासू माँ फिर से सो गई। सासू माँ का ऐसा सौतेला व्यवहार देखकर रीमा को बहुत दुख हो रहा था, और अफसोस भी हो रहा था कि काश वो यहाँ पटना आई ही नहीं होती तो आज उसके बच्चे के साथ ये सब नहीं होता। दरअसल रीमा अपने पति के साथ मुंबई में रहती थी, पर दूर रहकर भी रीमा की सास अपने बेटे को अपने बस में रखना चाहती थी। बार बार मुंबई जाकर भी रीमा की सास छोटी मोटी बात पर रीमा को उसके पति से पिटवाया करती थी। उसकी वजह से आए दिन रीमा और उसके पति में झगड़े होते रहते थे। हर छोटी मोटी बात पर सास अपने बेटे को कहकर रीमा को डांट लगवाती थी। रीमा हालत की माड़ी थी, इसलिए चुपचाप सहती चली गई। इसी बीच रीमा और उसके पति के बीच काफ़ी कहासुनी हुई, और रीमा को उसका पति उसे अपने माता पिता के पास पटना में छोड़ दिया। रोहन के गिरने के पीछे भी रीमा की सासू माँ का ही हाथ था, क्योंकि बालकनी में वो हमेशा कुर्सी लगाकर बैठती थी और दूसरी कुर्सी पर रोहन को खड़ा करती थी, जो अभी महज 2.5 साल का था। रीमा सासू माँ को बार बार समझाती है कि रोहन को यूँ खड़ा मत कीजिए, क्योंकि वो अभी छोटा है। किसी दिन यदि आप नहीं रहेंगी तो वो आकर चढ़ जाएगा और यहाँ से नीचे झांकेगा। पर उसके सासू माँ रीमा की एक न सुनी, और जिस बात का डर था वही हुआ। खैर, रीमा का दिल माँ का था तो कैसे मानता। वो हिम्मत करके हाथ में दूध का डब्बा ली और हॉस्पिटल से बाहर निकली। थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि अभी हल्की हल्की रोशनी ही हुई थी।
थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि अभी भी हल्की रोशनी ही हुई थी। फिर भी हिम्मत करके रीमा वहीं खड़ा एक आरपीएफ जवान जो ड्यूटी पर तैनात था उससे पूछी, भैया ये ग्वाला का तबेला कहाँ है? ड्यूटी पर तैनात जवान बोला, यहीं 20 कदम पर है, आप यहाँ से सीधा चले जाओ। रीमा धन्यवाद कहकर 7-8 कदम ही चली होगी कि उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उस एहसास से वो थोड़ी घबरा गई क्योंकि चारों तरफ अभी भी काफी सन्नाटा था। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे रीमा अपने कदम वापस हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली। भागते हुए आई तो थोड़ा सांस में सांस आया। रीमा अभी जवान थी, ज़्यादा दिन शादी को भी नहीं हुए थे। मन ही मन रीमा सोच रही थी, आज वो बच गई, नहीं तो भगवान जाने क्या होता। शायद उसे आज इज्जत से भी हाथ धोना पड़ता। पर ऊपर वाला भी सब देखता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं होने देता। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ये आज भगवान ने साबित कर दिया था। रीमा ने तहे दिल से भगवान का शुक्रिया अदा किया और लौटकर रोहन के पास आ गई और सुबह होने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद ससुर जी भी घर से आ गए दूध लेकर। फिर रोहन को भी बोतल में दूध दिया, तब जाकर रीमा को सुकून मिला। रोहन को दूध देने के बाद वो मन ही मन सोच रही थी कि काश आज उसका पति यहाँ उसके पास होता तो यूं रोहन को दूध के लिए तड़पना नहीं पड़ता। रीमा के ससुर जी को कहीं से जब ये बात पता चली कि वो सुबह दूध लेने बाहर गई थी तो उन्होंने बहुत डांटा रीमा को, सासू माँ को भी और जेठ जी को भी। उन्होंने बोला, बहू आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था, कुछ हो जाता तो। यहाँ विनोद था, उसको कहना चाहिए था। आदमी के रहते हुए आप क्यों गई बाहर? अरे रात बिरात इसलिए तो मर्दों को रखा जाता है। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आई जो ऐसे ही निकल गई। पर ससुर जी को कहाँ पता था रात की सच्चाई। उन्हें पता भी नहीं थी कि सासू माँ ही तो थी इन सब के पीछे। वही तो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा जाए। रीमा चाहती तो ससुर जी को सच्चाई बता सकती थी और सास को डांट खिला सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे अभी कोई और तमाशा नहीं करना था। उसे तो फिक्र थी तो अपने जिगर के टुकड़े की, बस इसलिए शांत मन से रोहन के ठीक होने का इंतजार करने लगी। रोहन करीब 15 दिन हॉस्पिटल में रहा। जख्म ठीक होने के बाद ही घर वापस आया। वैसे रोहन का जब भले ही ठीक हो गया हो, पर आँख और माथे पर अभी भी निशान थे जो आज भी हल्का हल्का पता चलता था। इस घटना को भले ही 17 साल हो गए थे, पर आज भी रीमा उस पल को याद करके सिहर जाती है और कई सवाल आज भी उसके जहन में मंडराने लगते हैं। इस कहानी के बाद मेरे मन में एक सवाल है कि क्यों सास अपनी बहू को समझना नहीं चाहती? क्यों सास को बहू हर बार गलत लगती है? क्यों उन्हें लगता है कि सारी गलती सिर्फ बहू की ही होती है? क्यों बार बार बहू को ताना मारा जाता है? क्या रिश्ते सिर्फ एक तरफ से ही बनते हैं? जिस प्रकार ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही रिश्ते एक तरफ से नहीं जुड़ते। आज भी गांव में लोगों की सोच वही की वही है, कुछ नहीं बदला है। विचार कीजिएगा।